नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं और देश का सवाल में आपका स्वागत है। सीए विरोध पर अब दिल्ली सुलगने लगी है। अब दो गुटों में लोग एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक होने लगे हैं और पिछले 48 घंटों में कई इलाकों में हिंसा से पुलिस की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच आज फिर हिंसक झड़प हुई। जाफराबाद और मौजपुर इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। गोकुलपुरी में हिंसा के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। इसके अलावा 6 पुलिसकर्मी अभी घायल हैं, जिनको मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक एसीपी और एक डीसीपी भी शामिल है। वहीं एक और शख्स को गोली भी लगी है, अभी उसका इलाज चल रहा है। भजनपुरा में ही प्रदर्शनकारियों ने एक पेट्रोल पंप में आग लगा दी। आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हिंसा की घटना को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट जिले के 10 इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर शांति बहाल करने की अपील की है। हालांकि कुछ सियासी दलों के नेताओं के बयान के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजपुर में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक सभा बुलाई थी, जिसमें सीधे सीधे चुनौती दी गई थी कि पुलिस 3 दिन के अंदर सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहे। कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद कुछ लोगों ने पथराव किया और बवाल शुरू हो गया। आज इसी पर है देश का सवाल कि आखिर दिल्ली की हिंसा के पीछे कौन है, कौन हालत बिगाड़ने पर जुटा हुआ है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। खजूरी खास पर हिंसा के दौरान जायजा लिया हमारे जाबाज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। इस वक्त हम खजूरी चौक पर मौजूद हैं। भजनपुरा के ठीक पास ये इलाका है और यहाँ पर देखिए अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। इस बाइक को जो चला रहा था युवक, वो जैसे तैसे यहाँ से अपनी जान बचा करके निकला, लेकिन इस बाइक को आग के हवाले किया गया। और आप तस्वीरें देखिए, इस पूरे चौक पर ही तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ सकती है कि यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तमाम पुलिसकर्मी इन दंगाइयों को, जो लोग यहाँ पर दंगा कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर आगजनी कर रहे थे, इन पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर अब से कुछ मिनटों पहले पुलिस की तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो हालात हैं उनको काबू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पूरे चौराहे को ऐसा लगता है कि हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये तमाम लोग ही नजर आएंगे। इस रास्ते की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये रास्ता जो है ये भजनपुरा और गोकुलपुरी, इस तरफ ये रास्ता जाता है आगे जाके लोनी गाजियाबाद में। और यहाँ पर फिलहाल देखें आप, गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैदल चलते हुए कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं या फिर लोग नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर लगातार इसी तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। सवाल एक ही है कि क्या सीए को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो जाएगा दिल्ली के अंदर? किसी ने सोचा भी था? क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार थी? क्या दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस इस दौरान बिल्कुल फेल हो चुकी थी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हमारे जहन में उठ रहे हैं और इस दंगे में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा दिल्ली का ये भत्स चेहरा, जिसको देखकर हैरानी होती है कि एक तरफ दुनिया का सबसे बड़े मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान दिल्ली आया हुआ है। दिल्ली दिलवालों की कहते हैं, दिल्ली मतवालों की कहते हैं, और आखिर ये दिल्ली का हाल क्या बना रखा है? जी हाँ, सियासत का अपना ही फसाना है। आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है। सीए को लेकर विरोध में भी और समर्थन में भी लड़ाई अब आमने सामने की है। जी हाँ, बवाल इधर भी है, बवाल उधर भी है, लेकिन आम आदमी का दम घुट रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ये कहने पर लगे हैं कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम।
आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी जी हाँ खजूरी खास से नरेश बिस्वानी के पास, और जाफराबाद से मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़ेंगे। सबसे पहले नरेश आपके पास, आपकी कैफियत बताइए। नरेश, अभी क्या हालात हैं? आपकी जाबाज रिपोर्टिंग को हम सलाम करते हैं। लगातार आप इंडिया न्यूज के दर्शकों को वो ताजा तस्वीरें, वो ताजा हालात जमीन से दिखा रहे हैं। आप अपने कैमरामैन और आपकी कैफियत के बारे में बताएं और इस समय वहां क्या हाल है। बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि हम कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन तमाम इलाकों में, अभी हम खजूरी खास इलाके में हैं। भजनपुरा के ठीक पास ही ये इलाका है और ये जो तस्वीरें हैं, ये तमाम जो यहाँ पर पथराव के बाद जो सड़क पर तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। अभी अभी इस रास्ते को खोला गया है क्योंकि यहाँ पर पथराव की स्थिति थी और बैरिकेड लगा करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऐसा लगता है कि इस पूरे रास्ते पर इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा तमाम जो लाइट्स थी यहाँ पर, लाइट्स को बंद कर दिया गया है ताकि जो दंगाई थे वो यहाँ से चले जाए। इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, करीब 5 से 6 इलाके ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर दंगों की स्थिति पैदा हुई, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए, कई लोगों के सिर फटे, कई लोग गोली लगने से घायल हुए। तो ये तमाम चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। इसके अलावा काफी ज्यादा दंगा भड़क गया था खजूरी चौक पर जब हम आए थे। यहाँ पर पहले हमें कैमरा ऑन करने भी नहीं दिया जा रहा था मनीष जी। अचानक से जब कुछ पुलिसकर्मी आए उसके बाद हमने कैमरा खोला और उसके बाद जो यहाँ पर लोग थे, खुद को जो सीएए के समर्थक बता रहे थे, उनका यहाँ पर यही कहना कि जो भी सीएए का विरोध करेगा उसका यही हाल होगा। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि दंगाई का कोई धर्म होता नहीं है और वो अगर इस तरीके से सड़क पर उतर करके अराजकता फैलाएंगे, दंगे फैलाएंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को इस तरीके से लूटेंगे तो हालात कहीं ना कहीं काबू से काफी ज्यादा बाहर हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर मनीष जी पुलिस पर भी कई खड़े होते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं काफी देरी से पहुंचे। अगर हम बात करें कल के दंगे की, तो कल के दंगे के बाद एक सबक ले लेना चाहिए था। कमिश्नर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी चाहिए थी, एक बड़े लेवल पे तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आज भी जब दंगे हुए, आज भी जब पथराव की स्थिति पैदा हुई तो पुलिसकर्मी काफी देरी से पहुंचे और नतीजा ये रहा कि ये हालात बिगड़ते चले गए। दंगे की ये आग तमाम इलाकों में फैलती चली गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हो, गोकलपुर इलाके में हो, खजूरी खास इलाके में हो या फिर जाफराबाद या मौजपुर या बाबरपुर इलाके की हम बात कर लें, इन तमाम इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए या फिर ये कहें कि पुलिस के काबू से भी बाहर हो गए थे हालात। दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल नरेश, भजनपुरा इलाके में आखिर इस दंगाइयों, जिस तरह से दंगाई एकदम आक्रामक हो गए, इसके पीछे का कीर्तनकार कौन है? देखिए, पुलिस तो इस बात को कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोगों से हमने बात की थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि रात के वक्त बसेस में भर के कुछ लोग आए थे। ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये इलाके के लोगों से जब बात की थी उन्होंने ये बात बताई थी कि कुछ लोग आए थे बसेस के अंदर और बाकायदा उन्होंने अपने इलाकों में बैठ करके मीटिंग्स की और अगले दिन क्या क्या करना है इसको पूरा प्लान किया। और उसके बाद अगले दिन यानी कि आज के दिन सोमवार की सुबह से ही हालात लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे। दोपहर होते होते तो हालात काबू से बाहर चले गए थे। जगह जगह पथराव, जगह जगह आगजनी, पेट्रोल पंप को आग के हवाले किया, एक हेड कांस्टेबल को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीजें हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल इंजर्ड हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे हालात किसी पिछड़े हुए इलाके की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी है और यहाँ पर ये तमाम चीजें हुई हैं। कमिश्नर अभी तक सामने नहीं आए हैं, मीडिया से लगातार बचते जा रहे हैं। पहले भी लगातार हमारी उनसे बात होती रही लेकिन मीडिया के सामने वो कभी आते नहीं। इस हालात में तो कम से कम जो दिल्ली पुलिस का मुखिया है उसको जवाब देना चाहिए था। नरेश, पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाले इस देश में दिल्ली, जी हाँ, देश का दिल दिल्ली के हालात की जानकारी आपने दी। आप अपना ध्यान रखें, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे दूसरे सहयोगी जतिन गोस्वामी जाफराबाद से। जतिन, क्या हालात है जाफराबाद पे, क्या अपडेट है?
देखिए मनीष जी, आप कह रहे थे कि आग भी लगानी है और मातम भी मनाना है, तो दोनों ही तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही पक्ष हैं, चाहे वो उसके विरोध में हो सीएए के या फिर पक्ष में हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ही पक्ष जो अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, अपना जो विरोध जता रहे हैं, वो कानून हाथ में लेकर जता रहे हैं। मैं इस समय जाफराबाद वाले रोड पर मौजूद हूँ और वो सामने मौजपुर का मेट्रो स्टेशन है, उसके ठीक दूसरी तरफ कुछ प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं जो खुद को सीएए के समर्थन में बता रहे हैं। लेकिन वहां पर जैसे ही मीडिया पहुंचता है या दूसरे लोग पहुंचते हैं तो वो उनके साथ आक्रामक रवैया अपनाते हैं, हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो ये नीचे के हालात आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूं। इधर देखिए रोड पर आपको सरकार दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है, जो भी कांस्टेबल के हत्या करने में जिम्मेदार है, जो प्रॉपर्टी जलाने के लिए जिम्मेदार है, जो पत्थरबाजी करने का जिम्मेदार है, उनको ऊपर पूरा कार्रवाई होगा। तो सर आप क्या सोचते हैं कि ये जो जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, वो भी कैपिटल में किया जा रहा है, तो सर आप क्या सोचते हैं किसकी साजिश है इसमें? ये कौन सा साजिश है? अमेरिका के अध्यक्ष ट्रंप दिल्ली में रात्रि के रहने के समय पे आज जो आंदोलन दुनिया के सामने भारत इमेज कम करने के लिए प्रयास कर रहे, कि इसका पीछे कौन है? राहुल गांधी बताना, कांग्रेस पार्टी बताना, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन को समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री बताना, जो सीएए के खिलाफ जो आंदोलन को समर्थन करने वाले व्यक्तियां बताना, इसका जिम्मेदारी कौन है? भारत का इमेज कम करने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन है? वो लोग बताना चाहिए। जो सर जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल शहीद हुए और जो डीसीपी इंजर्ड हुआ, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कैसा मदद मिलेगा? और सर इसमें एक्शन कैसा लेगी बीजेपी? और ये पीछे जो लोग करवा रहे हैं बोल के एलिगेशन है, इस पे भी कुछ जांच होगी क्या आगे जाकर? जरूर हम इस जो पत्थरबाजी के जिम्मेदार है, चुन चुनकर एक एक व्यक्ति को हम कटघरे के ऊपर खड़ा करने के लिए प्रयास करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के डेरे के अंदर, प्रजातंत्र के डेरे के अंदर सबके ऊपर कार्रवाई होगा। हमारा नरेंद्र मोदी सरकार कभी वायलेंस को माफ नहीं करेंगे। हम वायलेंस को कोई समर्थन नहीं करेंगे। वायलेंस करने वालों को कभी छूट नहीं मिलेगा। सर कुछ जांच होगी ये इसके पीछे कौन है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा जांच होगा। हमारा दिल्ली पुलिस को हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी आदेश दिया गया, पूरा जांच होगा। अभी पूरा फोर्सेस, पूरे दिल्ली भर में एडिशनल फोर्सेस लाए हैं, पूरे रैपिड एक्शन फोर्सेस आए हैं, जितने भी फोर्सेस चाहिए पूरा देंगे। लैंड ऑर्डर को पूरा सबसे पहला हमारा जिम्मेदारी होगा, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सबसे पहले हम लैंड ऑर्डर को बचाने के लिए हम पूरा ध्यान देंगे। तो आप सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जिनके मुताबिक ये कहा गया कि जो दंगाई हैं वो बचेंगे नहीं, चुन चुन कर एक एक को निकालेंगे और जो कानून के दायरे में सजा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्पाती, उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए और इस बीच दिल्ली में हो रही हिंसा पर देश का सवाल है और देश के सवाल में मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। जी हां, स्टूडियो में मौजूद हैं तेज तर्रार प्रवक्ता शुभ्र कमल दत्ता, डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार साहब, आप पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ बृजमोहन चोपड़ा, जी हां, फॉर्मर डीसीपी हैं आप दिल्ली पुलिस के। आज आप ही से सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो जाना पहचाना चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब। बृजमोहन चोपड़ा साहब, कहां है दिल्ली पुलिस? इंटेलिजेंस फेल्यूर, लगातार इंटेलिजेंस, और वो भी जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष इस शहर में आ रहा है, एक रात गुजारेगा, दिन बिताएगा, उस समय आपका इंटेलिजेंस फेल्यूर, इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, कहां है दिल्ली पुलिस? इसके साथ साथ ये धैर्य और संयम कौन सी परिभाषा सिखा रही है दिल्ली पुलिस? मनीष जी, ये बिल्कुल सही बात है कि यहां पर बहुत गहरी साजिश की जा रही है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। आप जानते हैं कि दिल्ली में सीएम हैं आपके और जो पुलिस है सेंटर के अंडर है।
पुलिस अपना काम करती है, पकड़ दकड़ भी करती है, पर कई आप 70-80 दिनों से ये जो चल रहा है शाहीन बाग में आपने देखा है, और उसमें भी जो है पुलिस आ रही है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। आप जानते हैं कि दिल्ली में सीएम हैं आपके, और जो पुलिस है सेंटर के अंडर है। पुलिस अपना काम करती है, पकड़ दकड़ भी करती है, पर कई आप 70-80 दिनों से ये जो चल रहा है शाहीन बाग में आपने देखा है, और उसमें भी जो है पुलिस एक मूक दर्शक बन के रह गई हुई है, सैंडविच बनी हुई है। और ये जो इंसिडेंट हुआ कल, आज जो इंसिडेंट है बहुत खतरनाक और बहुत गंदा इंसिडेंट है जो हमने आज टीवी में देखा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये इंटेलिजेंस की आपकी बात सही है, मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस फेल हुई है, जिसकी वजह से ये कोई उसकी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए गए, तो इस पे भी अब गहरा सोचने की विचार है। अभी दिल्ली पुलिस के हमारे कमिश्नर का कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, तो वेट कर रहे हैं। पर मैं डेफिनेटली कहता हूं कि इस पे बहुत गहरी है। और पुलिस पहुंची भी है, तो पुलिस पहुंची भी है, पुलिस ने मार भी खाई है जैसे आप दिखा रहे हो, और बुरी तरह पिटे भी हैं। एक हमारा साथी मारे भी गया है, और 14-15 जो सीनियर अफसर और मिल मिला के सारे जो है वो अस्पताल में दाखिल भी पड़े हैं। पर मुझे लाचार लग रहा है, इसमें कम से कम क्लियर ऊपर से ऑर्डर नहीं हुए हैं। नहीं तो मनीष जी 5 मिनट का काम है इनको अंदर यही हम भी लगातार सवाल कर रहे हैं चोपड़ा साहब, यही सवाल हम भी कर रहे हैं। देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, रास्ता रोको हुए, सुबह होते हैं शाम खाली हो जाते हैं, लेकिन 70 दिन से ज्यादा हो गया। लोग हैरान परेशान हैं, हलाकान है, लेकिन शाहीन बाग का रास्ता नहीं खुला। डॉक्टर दत्ता, कपिल मिश्रा सड़क पर आते हैं, सरेआम चुनौती देते हैं, न सरकार न अदालत, रास्ता हम खाली करा लेंगे। ये लोकतंत्र है। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं, और उनके परिवार के लिए मेरा पूरा सहानुभूति है। भारत सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 10 लाख की राशि उनके परिवार को दिया जाए। दूसरी बात यहां पे यह आती है कि शाहीन बाग पे जो कुछ हो रहा है पिछले 70-75 दिन से, एनाफ इज एनाफ, बहुत हो चुका है। अब संयम लोगों का कहीं ना कहीं पे टूट रहा है। सरकार ने बहुत संयम दिखाई है, दिल्ली पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है कि रास्ता को खाली करने की आवश्यकता है। जब तक सीए पे माननीय उच्चतम न्यायालय के तरफ से कोई फैसला नहीं आता है, तब तक ये पूरे देश के लिए कानून है। संसद के प्रांगण से ये कानून पारित हुआ है, उसको सुनने की आवश्यकता है, उसको अमल करने की आवश्यकता है। अरे तब तो मैं आपके अमतुल्ला खान पे भी जाऊंगा, कांग्रेस के जितने सारे पुराने उनपे भी जाऊंगा। आग लगाने का काम किन लोगों ने किया था, आप गौर करके देखिएगा। शाहीन बाग के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है, खास करके भारत के अखंडता को कमजोर करने की, वो राजनीतिक षड्यंत्र का खुलासा होने की आवश्यकता है। मैं माननीय गृह मंत्री की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज कहीं ना कहीं पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारत के इमेज को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खोखला करने की, धूमिल करने की। और जब माननीय राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहां पे मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पे ये जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि कौन लोग हैं इसके पीछे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। हाजिक खान साहब, अब तो हद हो गई, गले से ऊपर पानी हो गया। अब अगर चीजें नहीं रुकती हैं, नहीं थमती हैं, तो फिर तो आप जानते हैं क्या होगा। देखिए दत्ता साहब जो कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि मानसिक रूप से अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसे सच्ची बात समझ में नहीं आती। सच कहना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद कीजिए। सच कहना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शायद आप बीमार हैं, इसलिए इस तरह का करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए जवाब है, और मैं बहुत अच्छे तरह से बात कपिल मिश्रा के जवाब दिया उन्होंने, ये झूठ बोलने में पाकिस्तानी एलिमेंट पाकिस्तान के ये मानसिकता इनकी देख रहा है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को आप नहीं बना रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर दत्ता
डॉक्टर डॉक्टर 130 करोड़ लोग देख रहे हैं आपको। आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, यही कपिल मिश्रा ने किया है और दिल्ली को आप मुझे मजबूरन आप दोनों का फीडर डाउन करना होगा। मुझे 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 आप दोनों का फीडर डाउन करना होगा। देखिए, यहां पर इस समय चिंता है कि एक मेहमान देश में आया हुआ है, एक मेहमान देश की राजधानी में आया हुआ है। कम से कम ये विभत्स तस्वीर पर देश के सवाल में हम आपस में ना उलझे। हम यहां चिंतन करने बैठे हैं, एक सार्थक बहस हो, प्रामाणिक बहस हो। हाजिर खान साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो, केवल आप अपना पक्ष रखें। देखिए, ये जो दिल्ली में आग लगी है, ये आपके फुटेज बता रहे हैं कि कपिल मिश्रा की वजह से आग लगी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी है उस सीए का विरोध करने वालों को हटाने का, या सरकार की जिम्मेदारी है, या कपिल मिश्रा की जिम्मेदारी है? देश को बताना होगा। ये आग जो लगा रहे हैं, ये देश को जलाने। जब आ रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, मुल्क के हालात यही बनते हैं कि हाथ से इतने ज्यादा है, वतन में अपने खून से सबके भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू, शाहीन बाग का आंदोलन पूरी दुनिया की एक मिसाल बन गया, शांति पूरी तरीके से हुआ है। दत्ता साहब, चिल्लाने से देश सत्ता हाजिर साहब, डॉक्टर दत्ता, शाहीन बाग में 170 दर्शक आपकी बातें नहीं सुन पाएगा। अगर आप एक साथ कहेंगे तो आप ये समझिए, आपकी प्रेम कुमार साहब, कहानी तो यहां तक आ गई कि इस षड्यंत्र के पीछे जो लगातार 2 दिन से दिल्ली धधक रही है, इसके पीछे पाक और आईएसआई कहां थे? देखिए मनीष जी, ये आंदोलन तो शाहीन बाग का सतीश जी, मैं आपके पास सबके निचोड़ के लिए आऊंगा। लंबे समय से चल रहा है, लेकिन शाहीन बाग पर 3-3 बार हमले भी हुए, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगातार शाहीन बाग को बदनाम किया जाता रहा, एक तरफा नैरेटिव सेट किया जाता रहा, फिर भी दिल्ली शांत रही। कभी से कोई उपद्रव, कहीं कोई प्रतिक्रिया जैसी चीजें नहीं हुई। लोग ललकारते रहे कि अब जवाब होगा, तब जवाब होगा। लेकिन ये जो ताजा घटना घटी है, जो एक बीजेपी के नेता के जो गलत बयान, गैर जिम्मेदार बयान जो आपने भी टेलीविजन पर दिखाया है, उसके बाद ये घटना घटी है। लेकिन मैं ये किसी को दोष देना नहीं चाहता। दोष किसका है? दोष इस सरकार का है जो नीरो बन के बंसी बजा रहा। दिल्ली जल रहा है और वो नीरो बना हुआ है। ये दोष है कि सरकार इतने दिनों से कुछ कर नहीं पा रही है। ये किम कर्तव्य विमूढ़ता एक शब्द है हिंदी में, जिसका मतलब अगर समझाएं तो लकवा मार जाना बोलते हैं उसको, कि लकवा मार गया है इस सरकार को कि आप ट्रंप नमस्ते में लगे हुए हैं। ट्रंप नमस्ते ठीक है, देश के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है ये दुनिया में खबर है। आज कल जो अखबारों में छपेगा तो ट्रंप नमस्ते नहीं छपेगा, दिल्ली की खबर छपेगी। जी प्रेम जी, अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, ब्रेक के बाद, एक छोटी सी खामोशी के बाद हम चर्चा करेंगे। ना अदालत ना सरकार, कहां हो सरकार, दिल्ली धधक रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आखिर दिल्ली की हिंसा के पीछे कौन है? आग इधर भी है, आग उधर भी। सतीश जी, आखिर ये समय ही क्यों चुना गया जब दिल्ली धधक रही है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में? आपको लगता है इसके पीछे सोची समझी सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। टाइमिंग जो चुना गया है वो बहुत सोच समझ के चुना गया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जाए कि भाई भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये साजिश हो सकती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे प्रो सीए हो चाहे एंटी सीए हो, जो भी टकराव कर रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, नुकसान सिर्फ भारत का हो रहा है। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी आज दिल्ली में पधार चुका है, कल वो महात्मा गांधी के राजघाट पे जाएगा, और उस समय अगर दिल्ली में रैफ उतारना पड़ रहा हो, रैपिड एक्शन फोर्स उतारना पड़ रहा हो, आग की तस्वीरें आ रही हो, गोली चल गई हो, सिपाही मर गया हो, तो बिल्कुल कहीं न कहीं कोई एक टाइमिंग है। और अंतर्राष्ट्रीय घायल है। बिल्कुल बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो भी भारत के दुश्मन है और जो भी अमेरिका के दुश्मन है, दोनों
दोनों की अखबार, उनके अखबार देखिए, उनके नेट देखिए, ये चीजें बहुत जोरदार तरीके से छापी जाएंगी, दिखाई जाएंगी, चाहे ये गलती इधर की हो चाहे गलती उधर की हो। ये क्या हो रहा है? राजधानी है दिल्ली, राजधानी की क्या इमेज जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमको ज्यादा दिन इसको चलने नहीं देना चाहिए, चाहे डायलॉग करना हो। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक मध्यस्थता दल काम कर रही है, लेकिन आप देखिए मध्यस्थता दल काम कर रही है, 4 राउंड की मीटिंग कर चुकी है, उसके बीच में वहां नहीं होकर के ये दूसरे इलाके में मौजपुर और ये बाबरपुर और फलाने इलाके में हो रहा है। अब इसको जो भी उकसा रहा है, जो भी धधका जा रहा है, सोच के कर रहा है, जबरन कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये सरकार की अभी जिम्मेदारी है कि उनको जबरदस्त तरीके तात्कालिक पकड़े और उसके बाद थोड़ा सा अभी इस वक्त मरहम लगाने की जरूरत है, थोड़ा पानी छींटने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज धधकेगा तो धधकता तो है, तो इस आग इधर उधर सब जगह फैल। जी जी हाँ, आपने देखा अलीगढ़ तक पहुंच गई थी ये आग की चिंगारी। सतीश जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अब वो वक्त है कि अभी एक वाइस सेंस के साथ आप इमेजरी को ध्यान देखें कि क्या इमेज जा रहा है, उसको लेकर के हमें काम करना पड़ेगा। अभी बदले की राजनीति, तनातनी, इसको हटाओ, उसको डुबाओ, उसको गिराओ, इससे काम चलने वाला नहीं। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल के नेताओं का जो बयान आया, जो विपक्ष से हैं, उनके 2 के अच्छे बयान आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी का एक बयान आया है, आपने वो भी देखा कि भाई इस तरह से किसी भी बात को भड़काया न जाए, शांति कायम हो। लेकिन ये केवल बयान की हद तक नहीं, आप ये देखिए पंचशील का सिद्धांत, हम पंचशील की बात करते हैं, शांति के दूत के आश्रम जी, गांधी के आश्रम जाकर ट्रंप आए। आप देखिए कि कुछ ही घंटों में तस्वीर कैसी बदली। एक तरफ रंगारंग तस्वीर, पारंपरिक नृत्य देखा, एक तरफ ताज, जिया मोहब्बत का दीदार किया, और कुछ किलोमीटर बाद ही इतना विभत्स रूप, वो भी दिल्ली का। जब वो मोहब्बत का दीदार कर रहे थे ताजमहल में, उस वक्त ये दिल्ली में कुछ हो रहा था। तो आप सोचिए क्या इमेजरी जा रही होगी। ये इमेजरी बिल्कुल हो सकती है साजिश की, इसकी टाइमिंग ऐसी कर दो कि जिससे ट्रंप और ट्रंप के जो लोग साथ में आए हैं उनके दिमाग में आए कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। ये बड़ी बात है। तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह से इस वक्त शांति का माहौल, आपको जो डायलॉग करना है, बातचीत करनी है, टोन डाउन करनी है चीजों को, उसको करें। और अभी ये इमेज ना जाए, इससे नुकसान है देश का, देश का नुकसान है, देश का नुकसान। सारी दुनिया देखकर हंसेगी। जी हाँ, कि कुछ घंटों में यहां की 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। डॉक्टर दत्ता, ये वही कपिल मिश्रा है जो पहले कह देते हैं 8 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान होगा। आज ये कहते हैं अगर 3 दिन में सड़क खाली नहीं हुई तो हम खाली करा लेंगे। ना अदालत ना सरकार, ये कपिल मिश्रा कहते हैं। अरे पार्टी के नेता हो आप, उस पार्टी के नेता हो जिसकी सरकार है देश में, कम से कम इस तरह की भड़काऊ बातें ना करें। गिरिराज सिंह अपने अंदाज में कह देते हैं मुझे जानकारी नहीं, उनको कहां से पता चला कि आईएसआई। वारिस पठान भी हैं, वारिस पठान जैसे लोग। जी हां, 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी। क्या हो रहा है ये? आप किस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस तरह से देंगे? मैं समझता हूं कि सारे जितने सारे लीडर हैं और तमाम जितने सारे दिग्गज नेता हैं, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, सब कहीं ना कहीं पे संयम रखे और इस तरह का बयानबाजी ना करे, क्योंकि इससे हालत खराब होता है, माहौल खराब होता है। मेरे दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोगों से गुजारिश भी है और अपील भी है कि आप कानून को अपने हाथ मत लीजिएगा, शांति बरकरार रखिए, एकता बरकरार रखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली को किसी भी कीमत पे हम लोग जलने नहीं दे सकते हैं। दिल्ली ने बहुत कष्ट झेला है पहले भी, इस तरह का चीज होना नहीं चाहिए। पर इसके साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग टीम गठित किया है सारी चीजों को सुनने के लिए, और शाहीन बाग के तमाम जितने सारे लोगों की जो मुद्दे हैं उस पे कहीं ना कहीं पे वार्तालाप करके इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देश के अखंडता को ध्यान में रखते हुए मेरा तो अपील रहेगा कि शाहीन बाग पे जितने सारे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने 70 दिन तक प्रदर्शन किया है, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी है आपके प्रदर्शन के चलते। कृपया करके आप विड्रॉ कर लीजिएगा और वार्तालाप और जो डायलॉग है, डायलॉग का रास्ता चुनिए। आप अपना प्रतिनिधि बनाइए, बेशक 20 लोगों का, 30 लोगों का, 40 लोगों का प्रतिनिधि बनाइए और गृह
प्रधानमंत्री से या फिर बाकी लोगों से बातचीत शुरू कीजिए। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं खजूरी खास पर हिंसा के दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। आइए आपको दिखाते हैं। खजूरी चौक पर मौजूद है, भजनपुरा के ठीक पास ये इलाका है और यहाँ पर देखिए अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। इस बाइक को जो चला रहा था युवक, वो जैसे तैसे यहाँ से अपनी जान बचा करके निकला, लेकिन इस बाइक को आग के हवाले किया गया। और आप तस्वीरें देखिए, इस पूरे चौक पर ही तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर आपको नजर आ सकती है कि यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये तमाम पुलिसकर्मी इन दंगाइयों को, जो लोग यहाँ पर दंगा कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर आगजनी कर रहे थे, इन पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर अब से कुछ मिनटों पहले पुलिस की तादाद बहुत कम थी, लेकिन अब जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो हालात हैं उनको काबू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पूरे चौराहे को ऐसा लगता है कि हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये तमाम लोग ही नजर आएंगे। इस रास्ते की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये रास्ता जो है ये भजनपुरा और गोकलपुरी इस तरफ ये रास्ता जाता है, आगे जाके लोनी गाजियाबाद में। और यहाँ पर फिलहाल देखें आप, गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैदल चलते हुए कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं या फिर लोग नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर लगातार इसी तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। सवाल एक ही है कि क्या सीएए को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो जाएगा दिल्ली के अंदर? किसी ने सोचा भी था? क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस तैयार थी? क्या दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस इस दौरान बिल्कुल फेल हो चुकी थी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हमारे जहन में उठ रहे हैं और इस दंगे में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने नरेश बिस्वानी की ये रिपोर्ट देखी और इसके पीछे साफ जो चीज दिखाई देती है कि आखिर पुलिस का जो खुफिया जानकारी होती है, हर पुलिस स्टेशन में अपना एक खुफिया विभाग होता है और वो विभाग इस इलाकों के पुलिस स्टेशन में आखिर क्यों नहीं काम कर पाया, क्यों नहीं जानकारी इकट्ठा कर पाया और जुटा पाया? चोपड़ा साहब, सीधी पुलिस की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि इन तक कोई जानकारी नहीं थी। एक दूसरा, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो पत्थरबाज कहां से आए, उपद्रवी कहां से आए, आगजनी कैसे हुई, इन सबका जिम्मेदार कौन? मनीष जी, बिल्कुल सही बात है। इस बात को मैं मानता हूं कि यहां कहीं ना कहीं पुलिस की जो चूक रही है, जो इंटेलिजेंस फेलियर का मामला सामने आ रहा है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सेंटर की अलग एक खुफिया एजेंसी है जो हर एरिया पे और नजर रखती है। और खासतौर पर जो ये 70 जिनसे ये चल रहा है और इधर गोकुलपुरी और इस साइड में हो रहा है, तो वो भी फेल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस में मानता हूं, दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच है जिसका काम ही यही है कि इस प्रकार की जहां भी हरकत हो रही है जानकारियां जुटाना और लोकल पुलिस को अलर्ट करना। और एकदम बस लोकल पुलिस के पास जो भी ये थाना कंसर्न है तो बड़ी लिमिटेड फोर्स होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चूक रही है। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे सफर हुआ कि हमारे पुलिस के जवानों को, हमारा एक हवलदार मारा गया, हमारे 15-20 अफसर जो है वो घायल हो गए क्योंकि एकदम बस्ट हो गए, जैसे बम पड़ता है। पुलिस को पता अंदाजा ही नहीं था इस प्रकार का हो गया। जी चोपड़ा साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी एक छोटे से इंतजार के बाद देश का सवाल लगातार जारी है।